जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का फिजिक्स का मॉडल पेपर, जो कि 2023 में आने का पूरा संभावना है। हम लोग आज जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, इस तरह का हम लोग कम से कम 7 सेट देंगे और उन 7 सेटों में ये पूरा संभावना होगा कि आपका बोर्ड में क्वेश्चन जो भी आए इससे लड़े, 7 सेट से। तो हम लोग पहला जो सेट देख रहे हैं, ये जो पहला सेट है 2023 का, और ये पहला जो क्वेश्चन पूछा है कि विभव प्रवणता कौन सी राशि होती है। तो पहले बात तो हम लोग जाने कि विभव प्रवणता होता क्या है। तो विभव प्रवणता को हम लोग बोलते हैं कि किसी भी आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में, किसी भी आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, ये जो अक्ष दिखाई दे रहा है दूरी है, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन के दर को बोला जाता है विभव प्रवणता ई। तो विभव प्रवणता ई जो होता है, ये कौन सी राशि होती है? ये राशि होती है सदिश राशि। तो आपसे कोई पूछे कि विभव प्रवणता कौन सी राशि है, तो विभव प्रवणता एक सदिश राशि होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विशिष्ट चालकता का क्या मात्रक होता है। विशिष्ट चालकता, जो विशिष्ट चालकता होता है वह विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। यदि विशिष्ट चालकता बोला जाए तो विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होता है वो होता है आपका ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ये होता है विशिष्ट चालकता का मात्रक। और यही पे यदि पूछ देता, इसके जवाब पर चालकता का जवाब दे दिया होता कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताइए। यहाँ पर चालकता का जवाब यदि आपको बोला होता कि प्रतिरोध का मात्रक बताइए विशिष्ट प्रतिरोध का, तो जो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। यहाँ पे देखिए ओम मीटर होता है किसका? विशिष्ट प्रतिरोध का। यहाँ देखिए क्वेश्चन में बोला है कि विशिष्ट चालकता का मात्रक बताइए, तो विशिष्ट चालकता जो होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पे जो होगा ना, विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होगा। आगे का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा है यल अपन आर का बीमा पूछा है, जहाँ यल जो होता है स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक बोल सकते हैं, और आर जो होता है वो होता है प्रतिरोध। तो यल अपन आर का जो बीमा होता है वो होता है टी। यहाँ पर आता है यल अपन आर, जो स्वप्रेरकत्व यल होता है, और ये जो आर होता है इसका जो बीमा होता है टी होता है, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है सेकेंड। हम आगे वाले क्वेश्चन में इसका बीमा बकायदे लिखे हैं और आर का भी बीमा लिखे हैं, दोनों का बीमा लिख के दिखाएंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा टी। तो आप डायरेक्ट याद रखिए कि यल अपन आर, कहीं बीमा पूछ रहा है तो बीमा पूछेंगे क्या बताएंगे? टी। और यदि यल अपन आर का वो मात्रक पूछ रहा है तो हम लोग बोलेंगे मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि 600 नैनोमीटर का तरंग दैर्ध्य, तो आपको तरंग दैर्ध्य दे चुका है। तरंग दैर्ध्य में पहले माध्यम में तरंग दैर्ध्य दे दिया है λ1। λ1 की जो वैल्यू दिया है वो दिया है 600 नैनोमीटर। 600 नैनोमीटर दे दिया है आपका पहले वाले माध्यम में तरंग दैर्ध्य, और दे दिया है यहाँ पर अपवर्तनांक दे दिया है। अपवर्तनांक दे दिया है निर्वात के सापेक्ष दो माध्यम में उसका अपवर्तनांक 1.5। ये कह रहा है निर्वात का मतलब अपवर्तनांक है। अब एक प्रकाश की किरण निर्वात से चल के किसी माध्यम में जा रही है, तो जब माध्यम में जा रही है तो बोला है कि बताइए कि प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होगी कितनी होगी। तो एक बात है हमेशा याद रखिए, यदि प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका जो चाल होता है वो घट जाता है, और उसकी तरंग दैर्ध्य भी क्या होती है? घट जाती है। तो यहाँ पर दिया है ना कि जो निर्वात में प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है वो 600 नैनोमीटर है। तो किसी माध्यम में जा रहे हैं, मतलब माध्यम का ये भी बोल सकते हैं कि जैसे जल में जा रहा हो, हवा से प्रकाश कहाँ जा रहा हो? जल में जा रहा हो, या मतलब हवा से प्रकाश कांच में जा रहा हो, तो जाने में उसकी कितनी तरंग दैर्ध्य होगी। तो सिंपल एक फार्मूला होता है, आप हमेशा याद रखिए कि n12 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल टू आपका होता है λ1 अपान होता है λ2। λ1 का मतलब होता है पहले माध्यम में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, और जो λ2 होता है दूसरे माध्यम में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है। तो जब हमसे पूछा है λ2 पूछा है, हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, या पहले वैल्यू ही करते रहे। वैल्यू भरेंगे तो आपको अपवर्तनांक का जवाब क्या है? 1.5। और जो λ1 आपकी वैल्यू है, λ1 की वैल्यू देखेंगे तो ये है 600 क्या है? नैनोमीटर। और आपसे वैल्यू जो पूछा है किसकी पूछा है? λ2 का। तिर्यक मल्टीप्लाई कर देते हैं, तिर्यक जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये λ2 इसके जगह पर चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा λ2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 600 नैनोमीटर, और नीचे आपका आ जाएगा 1.5। दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ऊपर नीचे एक जीरो से गुणा कर देंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा λ2 इक्वल टू हो जाएगा आपकी वैल्यू, एक जीरो बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 6000, और नीचे हो जाएगा 15, ये होगा नैनो
मीटर। इसको काटते हैं 15 चौको 60, या आपका आंसर आएगा λ2 इक्वल टू 400 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि जो प्रकाश होता है उसकी क्या प्रकृति हो सकती है। तो एक बात और याद रखिए कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश डुअल नेचर करता है। डुअल नेचर मतलब कि जैसे हम लोग मोबाइल में डुअल सिम लगाते हैं, डबल सिम लगाते हैं ना, ऐसे जो प्रकाश होता है दो नेचर प्रदर्शित करता है। एक तो जो प्रकाश होता है वो कणों की भांति व्यवहार करता है, और एक प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो प्रकाश होता है वो तरंगों की भांति व्यवहार करता है। तो सीधे सीधा आप बोल सकते हैं कि जो प्रकाश को हम दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, कणों के प्रकार भी और तरंगों की प्रकार भी। तो हम लोग इस तरह बोल सकते हैं कि प्रकाश जो होता है वो दुई नेचर शो करता है, मतलब डबल नेचर, डुअल नेचर शो करता है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे तो बोला है कि प्रकाश जो है कण और तरंग दोनों की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जो प्रकाश होता है वो कणों की भांति और तरंगों की भांति दोनों के जैसा क्या करता है, व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि अर्धचालक में विद्युत चालन कैसे होता है। तो जितना भी अर्धचालक पदार्थ है, जैसे सेमीकंडक्टर जो भी होते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनमें हम लोग बनाते हैं। एक होता है पी टाइप का अर्धचालक, एक होता है एन टाइप का अर्धचालक। तो जब इनको पूरा मिला देते हैं तो ये होता है पीएन सन्धि डायोड। इसमें जो पीएन सन्धि डायोड होता है उसमें कैसे विद्युत धारा का प्रवाह होता है, कौन विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है। तो उसमें दो चीज होते हैं, एक तो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन और एक होता है कोटर। कोटर का मतलब होता है रिक्त स्थान। तो आपसे क्वेश्चन में बोला है कि बताइए कि अर्धचालक में विद्युत का चालन कौन करता है। तो आप बोलेंगे कोटर और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों। इसमें देखते हैं कौन है, कोटर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन। कोटर भी है और मुक्त इलेक्ट्रॉन भी है, दोनों के दोनों क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, मतलब विद्युत धारा को प्रवाहित कराने में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि जब कोई आवेश गतिमान होता है तो क्या पैदा कर सकता है, क्या क्या पैदा कर सकता है। एक बात हमेशा याद रखिए, यदि कोई भी आवेश स्थिर होता है मतलब रुका हुआ होता है तो केवल और सिर्फ केवल वैद्युत क्षेत्र पैदा करता है। और वही आवेश, जैसे आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन अपने जगह पे स्थिर है तो केवल वो वैद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। और वही इलेक्ट्रॉन यदि गतिमान है तो गतिमान होता है तो इलेक्ट्रॉन दो प्रकार का क्षेत्र पैदा करता है। मतलब कोई भी आवेश यदि गतिमान है तो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या पैदा करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी क्या करता है, पैदा करता है। तो हमेशा आप याद रखिए कि कोई भी आवेश यदि स्थिर है तो केवल वैद्युत क्षेत्र पैदा करता है, और वो आवेश गतिमान है तो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या पैदा करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि μ0 एप्सिलॉन 0 को -1/2 क्या प्रदर्शित करता है, किस चीज के मात्रा को प्रदर्शित करता है। तो देखिए एक बात, ये जो फार्मूला होता है C = 1/4πε0 होता है, C = होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन 0। तो जो μ0 होता है वो निर्वात की चुंबकशीलता होता है, जो एप्सिलॉन 0 होता है वो निर्वात की विद्युतशीलता होता है। हम लोग इसकी बात नहीं करते हैं, पहले रूट हटाते हैं। तो ये अंडर रूट होता है, तो अंडर रूट पर कितना पावर होता है, 1/2। इस 1/2 को जब हम नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो क्या होता है कि ये जो पावर होता है 1/2 पावर क्या होता है, पॉजिटिव से क्या हो जाता है, निगेटिव। ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, निगेटिव। देखिए μ0 एप्सिलॉन 0 को -1/2 किसके इक्वल है, C के इक्वल। और C क्या होता है, C प्रकाश की चाल होता है। क्या होता है, चाल। और चाल का मात्रा आप सबको पता होगा मीटर पर सेकेंड। तो कभी भी याद रखिए कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, C को। और C क्या है, प्रकाश की चाल। और चाल का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर क्या होगा, μ0 एप्सिलॉन 0 पर -1/2 मीटर प्रति सेकेंड। और ये क्या है, प्रकाश की चाल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा आपसे कि लॉरेंज बॉल किसे कहते हैं। तो लॉरेंज बॉल हमेशा याद रखिए कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेश गतिमान होता है, जब कोई आवेश उसमें प्रवेश करता है तो चुंबकीय क्षेत्र हमेशा उस आवेश पर एक बल लगाता है। वो जो बल लगाता है उस बल को हम बोलते हैं चुंबकीय बल या लॉरेंज बल। सीधे आप बोल सकते हैं कोई भी आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में जैसे प्रवेश करेगा वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र उस पर क्या लगाना स्टार्ट कर देगा, बल लगाना स्टार्ट करेगा। उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल या लॉरेंज बल। इसीलिए बोला गया है कि जो चुंबकीय बल या लॉरेंज बल पर जो बल लगता है वो F = होता है QVB sin थीटा। जहां जो sin थीटा होता है जो V और B के बीच के कोण को रिप्रेजेंट करता है कि चुंबकीय क्षेत्र B और जो आवेश की जो गति की दिशा होती है उनके बीच बनने वाले कोण को क्या कहता है, रिप्रेजेंट करता है। तो आप हमेशा याद रखिए कि F बराबर होता है QVB sin थीटा। ये कौन सा बल है, लॉरेंज बल है। और लॉरेंज बल कब लगेगा, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र उस आवेश पर बल लगाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, लॉरेंज बल बोलेंगे।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि लेंस की क्षमता दे दी है, और ये देखिए लेंस की जो क्षमता दी है प्लस में दिया है। जैसे हम लेंस की क्षमता प्लस में देखें वैसे हम पकड़ लेते हैं कि कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। और जैसे आपको देखें लेंस की क्षमता निगेटिव में दिया है तो आप तुरंत पता कर लीजिए कि अवतल लेंस है। तो जो पॉजिटिव होता है वो उत्तल लेंस को रिप्रेजेंट करता है, जो निगेटिव होता है वो अवतल लेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो दे दिया आपको लेंस की क्षमता, आपसे फोकस पूछ रहा है तो फार्मूला होता है P = 1/f, और f लिख सकते हैं 1/p। और यदि हम सेंटीमीटर में निकालना चाहें तो यहाँ पे लिख देते हैं P = 100/f। और यहाँ पे देखिए यहाँ पीरियड जब मल्टीप्लाई करेंगे तो P चला जाएगा f की जगह पर, f आ जाएगा P की जगह पर। तो यहाँ पर P की वैल्यू दे चुका है 2.5। यहाँ पर रखेंगे 2.5, और दशमलव हटाने के लिए अपने मन से ऊपर नीचे क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे। तो ये तो नीचे वाला दशमलव हट जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा 1000। 25 से काटेंगे तो 25 चौको 100, इसका आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। और प्लस में आया, इसका मतलब कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में बोला है कि 9वीं कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का संवेग कितना होता है। तो आप मेरे साथ देखिए, बोहर जो थे वो बताते हैं कि जो अस्थायी कक्षा में जो चक्कर लगाने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, पहली बात को ऊर्जा का उत्सर्जन करवे नहीं करता है, और दूसरी बात उन्होंने बात आ गया जो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिनमें इलेक्ट्रॉन जो होता है केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिनमें उनका कोणीय संवेग, जैसे बताते हैं, जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का क्या हो, पूर्ण गुणज हो। एक बार सुन लीजिए, बोहर ने कहा था इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का क्या हो, पूर्ण गुणज हो। तो इसके लिए फार्मूला देखिए, J=n बने जो ऑर्बिट होते हैं इसकी संख्या होती है, यहाँ पे h जो होता है फलांक नियतांक होता है, और जो J है वो है कोणीय संवेग, और कोणीय संवेग J होता है रेखीय संवेग के आगुण को कोणीय संवेग कहते हैं। तो J होता है m/v/r। m द्रव्यमान है, v वेग है, r त्रिज्या है, और h बताया फलांक नियतांक है। ये रिलेशन आप याद रखिए कि कोणीय संवेग और जो इलेक्ट्रॉन घूमता है 9वीं कक्षा में उसके लिए क्या बताता है, संबंध बताता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन बोला है प्रोटॉन की ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध होता है। तो प्रोटॉन देखिए, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, प्लांक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि जो सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है वो बंडल और पैकेट में आती है, और प्रत्येक बंडल प्रत्येक पैकेट में जो ऊर्जा होती है वो एक प्रोटॉन के बराबर ऊर्जा होती है, और जो प्रोटॉन के बराबर ऊर्जा होती है वो होती है h/nu को बराबर प्रोटॉन की ऊर्जा होती है। प्रोटॉन की ऊर्जा जो होती है h/nu के बराबर होती है। तो देखिए यहाँ समझिएगा, E = h/nu, जहां न्यू जो है ना वो आवृत्ति होती है, ये न्यू क्या है, आवृत्ति है। E = h/nu, न्यू क्या है, आवृत्ति है। और हम सबको पता है आइंस्टीन का समीकरण E = होता है mc²। तो C को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं C × C, mc × C। और देखिए द्रव्यमान गुणे वेग, C प्रकाश की चाल है जो कि वेग है, तो द्रव्यमान गुणे वेग को क्या कहते हैं, संवेग। तो ये मत देगा ना, द्रव्यमान × वेग क्या कहलाएगा, संवेग। और संवेग को किसे दिखाते हैं, P से, द्रव्यमान × वेग संवेग। तो यहाँ से देखिए हम क्या किए ना, E का जो मान है यहाँ से E = क्या है, h/nu, E की जो वैल्यू है यहाँ पर लाकर रख दिए हैं। E = क्या है, h/nu, तो h/nu यहाँ पर लाके रख दिए हैं, और ये P × C, P माने संवेग, C माने चार्ज। तो यहाँ से हम कर सकते हैं C को क्या किए, मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ से, और h/nu क्या है, h/nu आपको पता है क्या है, E है, E माने ऊर्जा। तो आपसे संबंध में देखिए क्या पूछा है, संबंध में आपसे कहा है कि प्रोटॉन की ऊर्जा, तो प्रोटॉन की ऊर्जा क्या होती है, h/nu, E = h/nu, प्रोटॉन की ऊर्जा और संवेग, संवेग माने P। तो प्रोटॉन की ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध है, यही आपसे पूछा है। एक बार और देख लीजिए, आप सबको पता है E = क्या होता है, h/nu होता है, जो कि सूर्य से आने वाली जो प्रोटॉन होती है उसकी ऊर्जा होती है। और ये सबको पता है कि E = होता है mc²। और C को हम क्या किए हैं, C को हम दो बार लिखे, देखिए C² है तो C × C लिख दिए हैं, और m × C द्रव्यमान × वेग क्या कहलाता है, संवेग। यहाँ पर हम क्या किए, E की वैल्यू उठा के यहाँ से रख दिए, जब E की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दिए तो ये जो मल्टीप्लाई में इधर क्या कर दिया, डिवाइड में कर दिया। तो यहाँ से आ गया P = E/C। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे बोला है कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या समझते हैं। देखिए पहले आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है। यदि आवेश का वितरण, यदि हम लोग आवेश का वितरण करें, और आवेश के वितरण यदि किसी समतल पृष्ठ पर होता है तो ऐसे वितरण को हम लोग बोलते हैं आवेश वितरण। और आवेश वितरण ये भी कहा जाता है कि आवेश वितरण घनत्व जो होता है किसी समतल पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में, किसी समतल पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा जो होती है उसे कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, सिग्मा। सिग्मा Q/A। और जो आवेश का यदि वितरण हो और किसी पृष्ठ पर हो तो ऐसे वितरण को हम लोग बोल सकते हैं आवेश
पृष्ठीय वितरण। जैसे यहाँ पर देखिए जब आवेश का, ये लिखा है जब आवेश का वितरण किसी समतल पृष्ठ पर होता है या वक्र पृष्ठ पर होता है, तो उस समतल पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश का जो मात्रा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। इसका जो मात्रक होगा वो होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए ये जो बहुविकल्पी में क्वेश्चन आपसे पूछा था कि यल अपन आर का मात्रक और बीमा बताइए, तो आपको हम पहले बता दिए थे कि यल अपन आर का जो मात्रक होता है वो आपका सेकंड होता है और जो बीमा होता है वो टी होता है। देखिए इसमें प्रूफ करके भी दिखाया कैसे। E इक्वल टू होता है 1/2 यल आई स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो यल का बीमा यहाँ से निकालने हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जब ई का यल का बीमा निकालेंगे तो यहाँ पर जो दो है नंबर का कोई बीमा नहीं होता है, ई का बीमा होता है। ई ऊर्जा है तो ई का बीमा होगा यम यल पर 2 टी पर -2, और धारा है तो धारा का बीमा क्या होगा ए पावर 2। ए पावर 2 को जब हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो जब नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो घात क्या हो जाता है, एक घात हो जाता है माइनस। यहाँ से आपका हो जाएगा ई, मतलब किसका बीमा, यल का बीमा आ चुका है। अब हमने यहाँ से जानते हैं ना ई इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी, तो यहाँ से आर के बीमा निकाल लेंगे। ये जो देखिए ई का बीमा, ई मन ऊर्जा है तो ऊर्जा का बीमा होता है यम यल पर 2 टी पर -2, और यहाँ से देखिए जो धारा होता है आई, आई का बीमा जो होता है ए होता है। यहाँ पे देखिए टाइम जो है, टाइम का बीमा क्या होता है टी होता है। तो यहाँ से आपका हो गया है, यहाँ जो टी है यहाँ से आई स्क्वायर आर टी, तो यहाँ पर ओनली क्या रहेगा टी रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जब आर का बीमा निकालना होता है तो जो मल्टीप्लाई में इधर किसमें जाएगा, डिवाइड में जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, जो टी होगा वो नीचे चला जाएगा। और नीचे से जब इसको लेके देखिए ये टी पर -2 है, और ये जब नीचे जाएगा और नीचे से जब ऊपर आएगा तो ये भी क्या होगा निगेटिव हो जाएगा, तो टी पर हो जाएगा -3। तो ये आर का बीमा और ये यल का बीमा दोनों वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ से यम का बीमा जो है, यम का बीमा से यम का बीमा कैंसिल होगा, यल पर पावर 2 से यल पर पावर 2 कैंसिल होगा, और ए पर पावर 2 से ए पर पावर 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टी पर -2 है और टी पर -3 है, जब इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे ना तो ये -3 वाला हो जाएगा +3, और 3 में से 2 माइनस होगा तो ओनली क्या बचेगा टी बचेगा। यही बताया तो यल अपन आर का जो बीमा होता है टी होता है, इसका मात्रक क्या होता है सेकंड होता है, इसका मात्रक क्या होता है सेकंड, क्या मात्रा होगा सेकंड आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि बोला है कि 1 किलो सूर्य में से जो हाइड्रोजन के संलयन से कितना ऊर्जा प्राप्त होगा, वो भी हमको एमईवी में ठीक है निकालना है। देखिए अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि देखिए 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम का नाभिक तैयार करते हैं। सब 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम का नाभिक तैयार करेंगे, उसमें देखिए कितना ऊर्जा 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इतनी ऊर्जा निकलती है 26.7। अब हम देखेंगे 4 हाइड्रोजन मिलकर 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन कितना ऊर्जा उत्पन्न करेगा, तो 4 हाइड्रोजन इतना उत्पन्न कर देते हैं, तो एक हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे 4 से इसमें डिवाइड कर देंगे, तो 4 मतलब एक हाइड्रोजन इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या करेगा ऊर्जा पैदा करेगा। अब देखिए आप सबको पता होगा कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1 किलोग्राम कितना होगा 1000 ग्राम हो जाएगा, और ग्राम को जब हम मोल में बदलते हैं ना तो इसमें अवगाद्रो की संख्या से गुणा कर देते हैं, तो 1 ग्राम में ना जब इसको मोल में बदलेंगे तो 6.02 × 10⁻23 मोल क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 ग्राम में। तो इसमें जब 1 किलो को 1000 ग्राम किए और 1 ग्राम को जब मोल में बदलते हैं तो किससे गुणा करते हैं 6.02 × 10⁻23, इसे बोलते हैं अवगाद्रो की संख्या। जब इसमें हम लोग गुणा कर देंगे देखिए ये जो 3 जीरो से क्या होगा घात जुड़ जाएगा, तो 3 जीरो और 23 जीरो मतलब 23 है, हो जाएगा 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या करते हैं ये जो वैल्यू आती है तो हम लोग क्या करते हैं इसको ना कितने के लिए निकालें 1 किग्रा के लिए, हमारे पास कितना है 1 किग्रा के लिए जब हम लोग ऊर्जा के रूप में बदलेंगे कितना ऊर्जा निकल रहा है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं 26.7 गुणे 26.7/4। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं और 4 से इसको काटते हैं, काटने में कितना आ जाएगा 25, और सब काट के हम लोग सब सॉल्व करते हैं तो ये आता है 4। यहाँ से देखिए इसको जब सॉल्व कर लेते हैं तो ये जो वैल्यू दशमलव जो आ रही है ना, दशमलव को हम लोग मानक रूप में लिखते हैं, और मानक रूप में लिखेंगे तो दशमलव 1 2 3 4 स्थान इधर खिसकाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 4.018 गुणे 10 हो जाएगा 27, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी ऊर्जा आती है आपका, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि एक एटॉमिक यूनिट में कितनी ऊर्जा होती है, तो आप डायरेक्ट याद रखिए एक एटॉमिक यूनिट में एक एमयू में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा होती है। डायरेक्ट आप याद रखिए कि एक एमयू में कितनी ऊर्जा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि एक तार है, उस तार की लंबाई को हम लोग खींच के दोगुना कर देते हैं
तो उसका प्रतिरोध कितना होता है। तो डायरेक्ट याद रखिए, तार को जब दोगुना करते हैं लंबाई में तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है और प्रतिरोध हो जाता है 4 गुना। तो डायरेक्ट देखिए हम लोग कैसे लगाते हैं, ये एक तार है, इस तार की लंबाई हम लोग बोल देते हैं, तार की लंबाई L है, क्षेत्रफल A है, लेकिन पहले जो तार का प्रतिरोध है वो R1, ठीक। तो फार्मूला होता है R1 इक्वल टू, यहाँ पर आता है रो, ये जो आपकी वैल्यू रहेगी क्या रहेगी, रो। R1 इक्वल टू आपका देखिए डायरेक्ट है, R1 इक्वल टू लिख देंगे आप रो L बाई A, ये आपका पहले फार्मूला रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी लंबाई को दोगुना करते हैं। देखिए जो अगली बार जो प्रतिरोध आएगा, अगला प्रतिरोध निकालने के लिए R2 ग्राम क्या कर रहे हैं, इस तार को खींच के इसकी लंबाई को क्या कर दे रहे हैं, 2 गुना। लेकिन रो नहीं बदलता है, रो भी होता है विशिष्ट प्रतिरोध, ये नहीं बदलता है, बदलेगा। देखिए लंबाई को हम कर देते हैं 2 गुना, लंबाई जब 2 गुना करते हैं, तार की लंबाई खींच के 2 गुना करेंगे तो उसका जो क्षेत्रफल होगा अपने आप आधा हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, A/2। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 चौथा नंबर पर है, चौथा सीधे ट्रांसफर होकर कहाँ जाता है, पहले पर। चौथा सीधे ट्रांसफर होगा कहाँ जाएगा, पहले पर। 2 में 2 का गुणा होगा, 2 दूना के 4, तो ये हो जाएगा R2 इक्वल टू हो जाएगा 4, पहले लिख दीजिए रो L अपान R, और आप देखेंगे कि रो L अपान R किसकी वैल्यू है, तो ये किसकी वैल्यू है, R1 की वैल्यू है। तो यहाँ से लिखेंगे R2 इक्वल टू 4R1। 4R1 मतलब बोल रहा है ना कि जो नया वाला प्रतिरोध आया है वो पहले वाले प्रतिरोध का कौ गुना है, 4 गुना है। तो डायरेक्ट आप याद रखिए कि किसी भी तार की लंबाई को यदि खींच के 2 गुना कर दे रहे हैं तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन देखिए बोला है कि अपवाह वेग या अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, और इसमें संबंध भी पूछा है, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है। तो एक बात याद रखिएगा, जब हम कोई चालक तार होता है, पहले बार चालक तार में जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उनकी जो चाल होती है जब हम किसी बैटरी या सेल से नहीं जोड़े होते हैं किसी भी चालक तार को, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की जो चाल होती है 10⁵ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ते हैं। लेकिन जब उस चालक तार को किसी सेल या बैटरी से हम लोग कनेक्ट करा देते हैं तो जो चालक तार का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह एक निश्चित वेग से और एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। जिस निश्चित वेग से गति करते हैं ना उसको कहते हैं अनुगमन वेग या अपवाह वेग, और उसकी जो वैल्यू होती है 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन बार और सुन लीजिए, जब किसी चालक तार को किसी सेल या बैटरी से जब हम लोग जोड़ देते हैं तो जो चालक तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह एक निश्चित दिशा में और एक निश्चित वेग से गति करने लगते हैं। जिस निश्चित वेग से गति करते हैं ना उस वेग को हम कहते हैं अनुगमन वेग या कौन सा वेग, अपवाह वेग, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻4। यही लिखा गया है। देखिए इस चालक तार के दोनों सुइयों के बीच भी विभवांतर लगा दिया गया है, तो चालक तार में उपस्थित जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक निश्चित दिशा में और निश्चित वेग से क्या करने लगेंगे, गति करने लगे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अपवाह वेग या अनुगमन वेग। जैसे हम लोग देखिए कैसे प्रूव करना है इसको, हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे ना फार्मूला, पहले यहाँ देखिए इसकी लंबाई कितनी है, यह लंबाई है। तो हम लोग जानते हैं कि v अनुगमन वेग v बराबर होता है, वेग बराबर होता है, आप देखिए दूरी बट्टा समय। यहाँ पर देखें तो हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक सिरा से दूसरे सिरा तक आने में t समय लगा रहा है और उसकी लंबाई कितनी है, L है। हम बोलते हैं इस चालक तार में कुल इलेक्ट्रॉन कैपिटल N है और एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, स्मॉल n है। हम लोग निकाले कि कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N इक्वल टू लिखेंगे स्मॉल n। स्मॉल n का मतलब एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू ए माने क्षेत्रफल इंटू लंबाई, मतलब कि क्षेत्रफल इंटू लंबाई क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। और कैपिटल N क्या है, कुल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम जाएंगे फार्मूला विद्युत धारा। तो विद्युत धारा I इक्वल टू होता है Q/T, ये कहलाता है विद्युत धारा I इक्वल टू क्या होता है, Q/T। और आप सबको पता है Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू E। Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू E। Q इक्वल टू होता है NE। अब N की जो वैल्यू हम लोग भरे, N की वैल्यू देखिए कितना है, तो N की वैल्यू है स्मॉल n इंटू ए इंटू यल अपान क्या लिखेंगे, अपान लिखेंगे टी। याद ध्यान दीजिए यल इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि आपको बोला जाए यल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पीरियड का गुणा कर दीजिए। जब आप पीरियड का गुणा करेंगे तो यल बराबर लिख सकते हैं आप लोग वी डी इंटू क्या लिख सकते हैं, टी। क्या लिख सकते हैं, वी डी इंटू टी। तो यहाँ पे यल की जो वैल्यू लिख देंगे हम लोग, देखिए एन ए और यल के जब हम वैल्यू रखेंगे वी डी इंटू क्या लिखेंगे टी, और नीचे आपका क्या है टी, तो टी से टी कट जाएगा। तो हमारा इधर आई है तो आई इक्वल टू प्रूफ हो जाएगा आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये आपका संबंध है किसमें, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में यही संबंध है। एक बार देख लीजिए विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन बोला है कि एक धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली के, ये जो धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली है
इस धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर कितना होगा चुंबकीय क्षेत्र। तो हम लोग वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली है ना, इसको छोटे छोटे खंडों के रूप में डीएल 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 ऐसे करते करते क्या करते हैं, छोटे छोटे खंडों में लंबाई को मान लेते हैं, लंबाई में तोड़ लेते हैं इस छोटे छोटे खंडों में। और एक छोटे से खंड के लिए डीएल, छोटे से खंड के लिए उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं बायो सेवर्ट के नियम से। तो बायो सेवर्ट का नियम ये कहता है कि डेल्टा बी इसका टू होता है म्यू 0/4 पाई और होता है आई डेल्टा एल और क्या होता है साइन थीटा अपान क्या होता है आर स्क्वायर। ये होता है बायो सेवर्ट का नियम। अब हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पे जो साइन थीटा है, विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे क्या है, लंबवत है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। यहाँ से लिखेंगे डेल्टा बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई और लिखेंगे आई डेल्टा एल साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री लिख देंगे अपन क्या लिखेंगे आर स्क्वायर और साइन 90 का मान कितना होता है 1। यहाँ से हो जाएगा डेल्टा बी इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू 0/4 पाई और होगा आई डेल्टा एल और साइन 90 की वैल्यू 1 अपन क्या लिखेंगे आर स्क्वायर। अब हम ना ये जो निकाले डेल्टा बी जो निकाले इस छोटे से लंबाई के लिए चुंबकीय क्षेत्र, अब पूरे वृत्ताकार कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। जब पूरे वृत्ताकार कुंडली के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। जब समाकलन करेंगे तो ये है डेल्टा बी, दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे, इधर भी समाकलन करेंगे, ये है म्यू 0/4 पाई और है आई डेल्टा एल और नीचे आपका है आर स्क्वायर। तो डेल्टा बी का जो फार्मूला होगा, डेल्टा बी क्या होगा, बी के रूप में बाहर निकल जाएगा और म्यू 0/4 पाई अचर राशि है तो बाहर निकल जाएगा, आई बाहर निकल जाएगा और आर स्क्वायर बाहर निकल जाएगा और अंदर बचेगा डेल्टा एल। तो जो डेल्टा एल है इस बताइए छोटी सी लंबाई है, पूरी जब लंबाई लेंगे तो ये परिधि है और परिधि होता है 2 पाई आर। या टोटल लंबाई क्या हो जाएगा 2 पाई आर। बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0/4 पाई आई आर स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 पाई आर। यहां से क्या होगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, यहाँ पे एक 2 बच जाएगा तो ये फार्मूला हमारा प्रूफ हो जाएगा। बी इक्वल टू म्यू 0 लिखेंगे 2 और बचेगा ऊपर आई और बचेगा क्या बचेगा आर। ये आपका फार्मूला हो गया और इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है आपसे कि एक इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों ओर इतना त्रिज्या चक्कर लगा रहा है। देखिए इसकी जो त्रिज्या दिया है वो एंगस्ट्रॉम में दिया है, तो हम लोग इसको सबसे पहले मीटर में कर लेते हैं। 10⁻10 से गुणा कर देंगे में आ जाएगा मीटर में। और ये दिया है चक्कर पर सेकेंड, तो चक्कर जो लगा रहा है ये दे दिया है, चक्कर इतना चक्कर लगा रहा है। और जो टाइम है, टाइम आपको क्या है 1 सेकंड दे चुका है, 1 सेकंड चक्कर बताओ, हर सेकंड में 1 चक्कर लगा रहा है। तो आपसे पूछा है यम बताइए, तो डायरेक्ट आप फार्मूला याद रखिए, यम की जो वैल्यू होती है यम इक्वल टू क्या होती है आई इंटू ए। तो देखिए आई की वैल्यू आई इक्वल टू आई तो दिया नहीं हमको डायरेक्ट, तो आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्यू अपान टी। आई इक्वल टू क्या होता है क्यू अपान टी और क्षेत्रफल लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। और देखिए क्यू की जो वैल्यू होती है क्यू इक्वल टू होता है एन इंटू ई अपान टी और पाई की जो वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग कि 3.14 और गुणे आर की जो वैल्यू लिखेंगे आर को 2 बार लिख देंगे 0.53 गुणे 0.53 और जब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे 10⁻−10 10⁻−10 2 बार लिख सकते हैं 10⁻−10। क्यों, क्योंकि ये पाई आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है। एन की वैल्यू देखिए, एन की वैल्यू आप जो देखेंगे तो एन की वैल्यू दिया है 6.5 गुणे 10⁻15 और ई की जो वैल्यू दिया है ई की वैल्यू फिक्स होता है, ई की वैल्यू हमेशा फिक्स होता है 1.6 गुणे 10⁻−19 ये होता है। और बाकी आपका दे दिया है कि 3.14 गुणे 0.53 गुणे 0.53 ये 10⁻−10 10⁻−10 ये हो जाएगा 10⁻−20। जब सबको हम लोग सॉल्व करते हैं ये जो वैल्यू आती है यम इक्वल टू 1.256 गुणे 10⁻−22 और इसका मात्रक देखेंगे तो मात्रक क्या होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसका जो मात्रक होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये है कि स्नेल का नियम क्या होता है। देखिए स्नेल का नियम क्या कहलाता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, जब कभी भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चल के कहां चली जाती है दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश का अपवर्तन में बताया गया था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खड़ा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है और आपतन कोण आई की जगह आपतन कोण
आई की जया, इसमें क्या होता है कि आपतन कोण, जो आपतन कोण होता है उसमें आपतन कोण आई की जया, आपतन कोण आई की जया, अपवर्तन कोण आर की जया के क्या होता है, अनुकर्मानुपाती होता है। जब हम अनुकर्मानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमेशा क्या लिखते हैं, हमेशा एक नियतांक लिखते हैं, उस नियतांक को कहते हैं माध्यम का अपवर्तनांक यंग। यहाँ पे बोलेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यंग। साइन आर, तो यंग 1/2 इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर, और ये जो नियम होता है, ये जो नियम होता है वो किसका नियम होता है, स्नेल का नियम होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। पहले माध्यम की जया और दूसरे माध्यम के जया का अनुपात जो होता है वो एक नियतांक होता है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक यंग कहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले दिन अगले इस टॉपिक को हम लोग आगे वीडियो बनाएंगे, इसका फुल वीडियो बनाया जाएगा।